लियोनार्डो दा विंची वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम। इनफैक्ट अगर उनकी लाइफ को आप बारीकी से स्टडी करोगे तो कभी आपको लगेगा ही वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट हु वॉज पैशनेट अबाउट साइंस, और कभी आपको लगेगा कि ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट हु वॉज पैशनेट अबाउट आर्ट। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अलग अलग फील्ड्स में, एज एन आर्टिस्ट, एज एन इन्वेंटर, एज एन इंजीनियर, एज एन आर्किटेक्ट, एज समबडी हु अंडरस्टैंड्स एनाटॉमी। लेकिन जो वो जाने जाते हैं अपनी पेंटिंग के लिए जिसका नाम है मोनालिसा। ये वर्ल्ड की सबसे फेमस पेंटिंग है आज के डेट में, और ये सिर्फ सबसे फेमस पेंटिंग ही नहीं है पूरी दुनिया की, ये सबसे महंगी पेंटिंग भी है। अभी पिछले साल एक डेटा आया था जिसमें एक वैल्यू कैलकुलेट करी गई इस पेंटिंग की, विच वॉज क्लोज टू अराउंड $700 मिलियन, यानी करीब करीब 5,000 करोड़। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पेंटिंग के ऊपर इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है। और अभी कुछ साल पहले एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये पता लगा कि इस पेंटिंग में कई कई जगह पर 30 से भी ज्यादा लेयर्स का यूज किया गया है। जो फेस है और जो हैंड्स है उसके ऊपर कई जगह पर जो ब्रश यूज हुआ है इस पेंटिंग को बनाने के लिए वो इतना पतला है ऑलमोस्ट जितना कि हमारा एक बाल पतला होता है, यानी कि हमको उसमें ब्रश के जो स्ट्रोक्स हैं वो भी नजर नहीं आएंगे, इतने फाइन यूज करे गए हैं। शायद यही वजह रही कि उस पेंटिंग को बनने में कई साल लगे। ये पेंटिंग अपने आप में बहुत ही मिस्टीरियस है और वो मिस्ट्रीज आज तक भी कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। अलग अलग व्यूज हैं, अलग अलग लोगों के, अलग अलग रिसर्चर्स के, अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग व्यूज हैं। लेकिन अगर आप मेरे स्टैंड पॉइंट से देखें तो एज अ फोटोग्राफर जब मैं इस पेंटिंग को देखता हूं तो इसमें एक खास बात है, इसमें जो ट्रांजिशन है लाइट से शेडो की तरफ वो बहुत ही स्मूथ है। इसमें कहीं पर भी हमको कोई बाउंड्रीज देखने को नहीं मिलेगी, कोई एजेस नहीं मिलेंगे जो उस टाइम पे पेंटिंग में नॉर्म हुआ करते थे। इनफैक्ट उन्होंने सारे नॉर्म्स तोड़ दिए। इससे पहले जो पेंटिंग्स चलती थी वो बहुत ही स्टिफ होती थी और साइड प्रोफाइल होती थी, यानी कि इस तरीके से पेंटिंग किया करते थे। तो पहली बार एक ऐसी पेंटिंग उन्होंने बनाई विच वॉज नॉट जस्ट फ्रंट प्रोफाइल बल्कि जिसमें बैकग्राउंड को ब्लर किया गया। आज आप सबके स्मार्टफोन्स में एक पोर्ट्रेट मोड होगा जिसमें अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो फोरग्राउंड पे फोकस होता है और बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। इसकी वजह से जो सब्जेक्ट होता है वो और ज्यादा अच्छे से हाईलाइट हो पाता है। इस टेक्निक को पहली बार यूज किया गया था इस पेंटिंग में। वैसे तो इस पेंटिंग के ऊपर अगर मैं बात करने लग जाऊं तो मैं एक पूरा का पूरा सेशन कर सकता हूं इसी पेंटिंग के ऊपर, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज के सेशन का हमारा जो मोटिव है वो है कि इनकी जो कोटेशंस हैं उसके थ्रू इनकी थॉट प्रोसेस को डीपली समझना। तो उनका जो पहला कोट है वो है, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। एग्जैक्टली यही सेम वर्ड्स स्टीव जॉब्स ने भी यूज करे थे अपनी एक स्पीच में। वो क्या कहते हैं, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। इससे हमको क्या समझ आ रहा है, उनका थॉट कहां से आया? लियोनार्डो दा विंची से। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय लियोनार्डो दा विंची बिकॉज एग्जैक्ट सेम वर्ड्स है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक समथिंग सिंपल। इट इन्वॉल्व्स डिगिंग थ्रू द डेप्थ ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। देखो ध्यान से समझो, जो ये एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स लाइफ है, अगर हमको उसको एक कैनवस पे उतारना है, चाहे वहां से इंस्पिरेशन लेकर के कोई प्रोडक्ट बनाना है, दोनों ही केस में ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि आप क्या करने वाले हो, क्योंकि करने के लिए तो बहुत कुछ है। इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या छोड़ा जाए, क्या उस आर्ट फॉर्म के लिए इसेंशियल नहीं है। जैसे दा विंची ने क्या किया, बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड वॉज नॉट एसेंशियल फॉर दैट पर्टिकुलर पेंटिंग। दिस इज आर्ट। सेम वही जो स्टीव जॉब्स ने अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट में किया, मैक में किया। जो भी नॉन एसेंशियल बटन्स थे उनको हटाते चले गए। धीरे धीरे आप देखोगे जहां से मैक शुरू हुआ था और आज जहां पर मैक है या एप्पल आईफोन है, वो सिंप्लिसिटी की तरफ बढ़ रहा है, ना कि कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। इनफैक्ट एक वर्ड में स्टीव जॉब्स की फिलॉसफी को अगर डिफाइन किया जाए, दैट इज टू कीप थिंग्स सिंपल। बल्कि ये कहना गलत होगा टू कीप थिंग्स सिंपल, आप कह सकते हो टू मेक थिंग्स सिंपल विच आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एट द बैक एंड। कि वो एक्चुअल में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है लेकिन बाहर से देखने में लगे ये तो बहुत ही सिंपल है, कि इसको तो कोई बच्चा भी ऑपरेट कर सकता है। ये अपने आप में टफ टास्क होता है। इसको अचीव करने के लिए, यानी कि इस सिंप्लिसिटी को अचीव करने के लिए यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस। जैसे बहुत सारे लोग हैं सो कॉल्ड फिलोसोफर्स, सो कॉल्ड थिंकर्स, अगर उनको आप सुनोगे ध्यान से, डीपली सुनोगे, तो आपको समझ आएगा कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे उनकी थिंकिंग कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि उनको समझ ही नहीं आया है कि वो बोल क्या रहे हैं।
इसी कोट से एक और कोट जुड़ा हुआ है एल्बर्ट आइंस्टाइन का। और मजे की बात क्या है कि मैंने इन तीनों के ऊपर सेशंस करे हैं। सबसे पहला सेशन आया था एल्बर्ट आइंस्टाइन पे, उसके बाद आया स्टीव जॉब्स पे, अब आ रहा है लियोनार्डो दा विंची पे। और तीनों एक ही बात कह रहे हैं, मतलब तीनों जीनियस में हमको एक बात कॉमन नजर आ रही है, दैट इज सिंप्लिसिटी। ये एक ऐसा धागा है जिसने इन तीनों को जोड़ा हुआ है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं, थोड़ा अलग तरीके से कह रहे हैं। इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। यही लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है कि कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को, या लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसको सिंपल कैसे किया जाए। और आप सिंपल तरीके से कॉम्प्लिकेटेड चीजों को तभी समझा सकते हो जब आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज की डेप्थ में गए हो, जब आपने डीपली एक एक करके उसकी सारी लेयर्स को हटा लिया है, तब आप समझा सकते हो। अगर आप खुद डीप में नहीं गए हो और फिर अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में समझा रहे हो तो आपकी जो एक्सप्लेनेशन है दैट्स बाउंड टू बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपको खुद ही नहीं समझ आया, आप किसी और को क्या समझाओगे। ऊपर से अगर किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी, क्योंकि आपको कुछ समझ ही नहीं आया कि आप बोल क्या रहे हो। इनफैक्ट जितने भी पास्ट में फिलोसोफर्स हुए हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि किस तरीके से वो देख रहे हैं, जो और लोग नहीं देख पाते हैं, उसको किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए सिंपल तरीके से कि सामने वाला समझ सके। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं और आप लोगों से पूछता हूं जो मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं कि नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो भी वीडियोस मैंने आज तक बनाई है उसमें से आपकी फेवरेट कौन सी है, तो अलग अलग आंसर्स आएंगे अलग अलग लोगों के। बट अगर आप मुझसे पूछो कि मेरी फेवरेट वीडियो कौन सी है, तो उसका नाम है 3 साइंस ऑफ ट्रू लव। इस वीडियो को आप देखोगे आपको लगेगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत ही सिंपल है, बट उस वीडियो के पीछे क्या है वो सिर्फ मैं जानता हूं। उस वीडियो को बनाने में मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि किस तरीके से जो भी मैंने आज तक पढ़ा है अलग अलग रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में, वेदों में, उपनिषद्स में, उसके अलावा जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, डीपली बारीकी से ऑब्जर्व किया माइंड को, बॉडी को, उसके बियॉन्ड जो कुछ है उसको। अब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि वो जो मैं देख रहा हूं, जिस तरीके से मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, उसको कम्युनिकेट करूं, इस तरीके से कम्युनिकेट करूं कि लोग समझ सके। यानी इस कॉम्प्लिकेटेड काम को किसी तरीके से सिंपल कर दिया जाए कि जो भी कुछ मैं जानता हूं, जो भी कुछ मैंने अपनी पूरी लाइफ में सीखा है, जो भी एक कनेक्शन है बॉडी और माइंड और उसके बियॉन्ड जो कुछ है उसके बीच में, उस कनेक्शन को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए कि अगर आने वाले 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद कोई आदमी डीपली समझने की कोशिश करे कि जो वर्ड है लव, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, क्योंकि उससे ऊपर और कुछ नहीं है। वो सारे स्क्रिप्चर्स का एसेंस है। आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, हर तरह की मेडिटेशन कर ली, बट अगर दिल में प्यार ही नहीं है तो क्या है? प्यार मतलब क्या? जुड़ना। अगर आपकी नॉलेज आपको जोड़ देती है सबसे, लिविंग से, नॉन लिविंग से, इस पूरे यूनिवर्स से अगर जोड़ देती है, दैट इज लव। तो अब उस बात को कैसे एक्सप्रेस किया जाए? और उसके 3 अलग अलग स्टैंड पॉइंट्स हैं। ज्यादातर पास्ट में जिसने भी इस टॉपिक को अप्रोच किया है वो एक स्टैंड पॉइंट से अप्रोच किया है, बाकी सबको नेगेट कर दिया है। तो दैट इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव। ये वीडियो ऐसी है कि अगर उसकी एक एक लाइन को आप डीपली समझोगे तो आप कई महीने लगा सकते हो इस वीडियो को समझने में, और एक एक करके जैसे जैसे आप अपनी लेयर्स हटाते चले जाओगे, आपको इस वीडियो में जो भी मैंने कहा है उसकी लेयर्स हटती हुई नजर आएंगी। नेक्स्ट कोट इज, लर्न हाउ टू सी, रियलाइज दैट एवरीथिंग कनेक्ट्स टू एवरीथिंग एल्स। सीखो कि देखते कैसे हैं। देखना सिर्फ ये नहीं होता कि हमने आंखों को खोला और कुछ दिखा और हमने कहा कि हमने वो देखा। इसको देखना नहीं कहते हैं। ऐसे तो जानवर भी देखते हैं। एक्चुअल में देखो कि वहां पर क्या है। इस बात को सिर्फ थियोरेटिकली मत समझो, मेरे से सुन लिया या किसी से सुन लिया या दा विंची से सुन लिया और सुन करके कहा कि हाँ मुझे तो समझ आ गया जी, सब कुछ जुड़ा हुआ है। साइंस भी तो यही कहती है, एवरीथिंग इज एनर्जी, एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो मुझे समझ आ गया है, अब इसमें और आगे क्या समझना है? कुछ नहीं समझ आया है। ये सब सिर्फ वर्ड्स हैं जो हमारे यहां पर पड़े हुए हैं। इसको समझना नहीं कहते हैं, इसको देखना नहीं कहते हैं। बारीकी से इस सच को देखो, ऑब्जर्व करो अपनी ब्रेथ को,
कि जिसको भी आप मैं कहते हो वो मैं किस पे टिका हुआ है? इसी ब्रेथ पे तो टिका हुआ है। ये ब्रेथ किस पे टिकी हुई है? क्या इस ब्रेथ पे आप कब्जा कर सकते हो? क्या कह सकते हो कि ये ब्रेथ मेरी है? तो आप में आपका है क्या? इस सच को देखो। यानी ये जो बात कह रहे हैं, अगर इसको मेरे को अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना हो तो मैं क्या कहूंगा? तुझ में ना कुछ तेरा है, मुझ में ना कुछ मेरा है। जो भी कुछ मुझ में है वो तेरा है, और जो भी कुछ तुझ में है वो मेरा है। लेकिन सच क्या है कि ना कुछ मेरा है ना तेरा है, ना मैं हूं ना तू है। इस बात को आराम से बैठ करके समझना क्या कह रहा हूं। नेक्स्ट कोट इज, वेयर द स्पिरिट डज नॉट वर्क विद द हैंड देयर इज नो आर्ट। कोई भी आर्ट होती है, कैसी भी आर्ट होती है, उसको बनाने वाला कोई ना कोई आर्टिस्ट होता है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, जब वो खत्म हो जाता है, सिर्फ आर्ट ही बची रह जाती है, तो उस आर्ट को मास्टरपीस बोलते हैं। दैट इज रियल आर्ट। जैसे अगर कोई डांस कर रहा है और एक डांसर है, डांसर मतलब क्या? एक थिंकर है जो सोच सोच करके डांस कर रहा है, तब तक वो डांस पूरे फ्लो में नहीं हो सकता, तब तक वहां पर स्पिरिट नहीं नाच रही है। यानी वो डांस आत्मा से नहीं हो रहा है, दिमाग से हो रहा है। और जब दिमाग से होता है तो वो देखने में मजा नहीं आता है। दैट इज काइंड ऑफ मैन मेड। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी इस बॉडी के थ्रू एक मास्टरपीस क्रिएट हो, तो बीच में रुकावट क्या है? आप खुद ही हो। आपको खुद को बीच में से हटना होगा। जैसे ही आप हट जाओगे तो वो आर्ट बची रह जाएगी, और वो स्पिरिट उस आर्ट को क्रिएट करना शुरू कर देगी। यानी कि आपका जो थॉट है वो पूरी तरह से एक हो जाना चाहिए जो भी आप क्रिएट कर रहे हो उसके साथ में। यानी जो भी आप काम कर रहे हो, जब उस काम के साथ में आप पूरी तरह से जुड़ जाते हो, पूरी मतलब पूरी तरह से, बीच में कोई सेपरेशन ही बाकी नहीं रह जाता है। यानी आप ये तक भूल जाते हो कि मैं क्या कर रहा हूं, तब वो काम एक अलग लेवल पे चला जाता है।